यह बात उस समय की है जब भारत आजादी के करीब था और देश में अशांति और बदलाव का माहौल था। कलकत्ता के पास एक आलीशान लेकिन एकांत हवेली थी, राय हवेली। इस हवेली के मालिक थे मिस्टर प्रताप राय, जो एक ऊंची जाति के बहुत अमीर और रसूखदार जमींदार थे, लेकिन वे अपनी क्रूरता और जातिवादी सोच के लिए भी बदनाम थे। एक भयानक तूफानी रात को राय हवेली के अंदर से एक चीख गूंजी। नौकर दौड़े दौड़े आए, लेकिन प्रताप राय के स्टडी रूम का दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मिस्टर प्रताप राय अपने मखमली सोफे पर मरे हुए पड़े थे। पुलिस बुलाई गई। पुलिस ऑफिसर ठाकुर सिंह, जो खुद एक ऊंची जाति के थे, ने हवेली को घेर लिया। दरवाजा तोड़ा गया। कमरा पूरी तरह से अंदर से बंद था। न कोई खिड़की खुली थी, न कोई गुप्त रास्ता था। कमरे में सब कुछ अपनी जगह पर था। बस प्रताप राय की लाश थी और मेज पर एक पुरानी धूल से भरी दीवार घड़ी रखी थी। शक की सुई हवेली के सबसे पुराने और वफादार नौकर रवि की तरफ घूमी। रवि एक युवा, समझदार लेकिन दलित समुदाय से आने वाला व्यक्ति था। कुछ दिन पहले ही प्रताप राय ने रवि को पूरी हवेली के सामने अपमानित किया था। पुलिस ऑफिसर ठाकुर सिंह ने बिना किसी ठोस सबूत के रवि को गिरफ्तार कर लिया। उसका कोई दोष नहीं था, सिवाय इसके कि वह उस रात हवेली में मौजूद था और प्रताप राय उससे नफरत करते थे। पुलिस ने रवि को बेरहमी से पीटा, उसे झूठे बयान देने के लिए मजबूर किया, लेकिन रवि अपनी बेगुनाही पर अड़ा रहा। रवि की मां, एक बूढ़ी कमजोर औरत, कलकत्ता के बड़े बड़े वकीलों के दरवाजे पर गिड़गिड़ाई। उसने अपने जीवन भर की जमा पूंजी उन वकीलों के सामने रख दी, लेकिन जिस भी वकील ने केस की फाइल देखी, उसने हाथ खड़े कर दिए। मां जी, ये केस तो खुला है, आपके बेटे की नफरत ही मोटिव है, और सबसे बड़ी बात, कमरे में और कोई नहीं था, उसे अब कोई नहीं बचा सकता। रवि की मां टूट चुकी थी। वह कलकत्ता की गलियों में रोती भटकती रही। तभी एक राहगीर ने उसे एक ऐसी सलाह दी जो उसकी आखिरी उम्मीद बन गई। मां, इन पैसों वाले वकीलों के पास मत जाओ। अगर कोई इंसान इस असंभव को संभव बना सकता है, अगर कोई इंसान तुम्हारे बेटे की बेगुनाही को दुनिया के सामने ला सकता है, तो वो है बाबा साहब अंबेडकर। रवि की मां पागलों की तरह दिल्ली के लिए निकल पड़ी। जब वह बाबा साहब के निवास पर पहुंची तो बारिश हो रही थी। वह बाहर खड़ी रही, अपने बेटे के लिए दुआ करती रही। बाबा साहब अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे। जब उन्होंने उस मां की करुण पुकार सुनी तो उन्होंने उसे तुरंत अंदर बुलाया। उसने अपनी पूरी कहानी बाबा साहब को सुनाई, रवि की बेगुनाही की कसम खाई। बाबा साहब ने रवि की मां की आंखों में देखा। उन्होंने कोई वादा नहीं किया, न ही पैसों की बात की। उन्होंने बस फाइल अपने हाथ में ली। उन्होंने मां से पूछा, क्या तुम्हारा बेटा सचमुच बेगुनाह है? मां ने कांपती आवाज में कहा, हां बाबा साहब, मेरे बेटे ने कभी किसी चींटी को भी नहीं मारा। बाबा साहब की आंखों में एक चमक आ गई। वे हमेशा से अन्याय के खिलाफ लड़ते आए थे। उन्होंने फाइल का अध्ययन करना शुरू किया। उनके पास न कोई गवाह था, न कोई हथियार, और पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी। लेकिन उनके पास एक हथियार था, उनका असाधारण विवेक और विचित्र तर्क शक्ति। बाबा साहब कलकत्ता पहुंचे। उन्होंने अपनी जांच एक बिल्कुल विचित्र और अनूठे तरीके से शुरू की। वे न किसी गवाह से मिले, न किसी पुलिस वाले से। वे सीधे राय हवेली गए। उन्होंने उस स्टडी रूम का दरवाजा अंदर से बंद किया। वे उस कमरे में घंटों अकेले बैठे रहे। उन्होंने उस पुरानी धूल से भरी दीवार घड़ी को बहुत बारीकी से देखा। यह एक पुरानी किस्म की चाबी से चलने वाली मैकेनिक घड़ी थी। उन्होंने उस घड़ी के मैकेनिज्म, उसके चाइम, घंटी की आवाज और उसके पेंडुलम की गति का अध्ययन किया। बाबा साहब ने कमरे की हर धूल, हर दरार, हर एक छोटी से छोटी चीज का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रताप राय की डायरी पढ़ी, उनकी किताबें देखीं। उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण मर्डर नहीं था। यह एक विचित्र और अकल्पनीय तरीके से अंजाम दिया गया अपराध था। वे उस कमरे से बाहर आए, उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वे जान चुके थे कि रवि बेगुनाह है और असली कातिल कौन है और कैसे उसने इस असंभव अपराध को अंजाम दिया। सुनवाई का दिन आया। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था।
पूरी देश की नजर इस केस पर थी। सरकारी वकील ने बहुत आत्मविश्वास से अपनी दलीलें शुरू की। उन्होंने रवि की जाति, उसकी गरीबी और प्रताप राय से उसकी पुरानी दुश्मनी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। योर ऑनर, यह एक खुला हुआ केस है। रवि के पास मोटिव था, वह हवेली में मौजूद था और सबसे बड़ी बात, कमरा अंदर से बंद था। रवि ने प्रताप राय को मार डाला और फिर दरवाजा अंदर से बंद करके। वेट, दरवाजा अंदर से कैसे बंद हुआ? यह तो कोई जादू ही हो सकता है, सरकारी वकील ने मजाक उड़ाते हुए कहा। हर कोई सन्न रह गया। दरवाजा अंदर से बंद होना ही इस केस की सबसे बड़ी पहेली थी। अगर रवि ने मारा तो वह बाहर कैसे आया और फिर दरवाजा अंदर से कैसे बंद हुआ? यह असंभव था। जज ने भी हैरानी से बाबा साहब की तरफ देखा। डॉक्टर अंबेडकर, क्या आपके पास इस पहेली का कोई जवाब है? क्या आपके पास कोई सुराग है जो आपके मुवक्किल की बेगुनाही साबित कर सके? बाबा साहब अपनी जगह पर खड़े हुए। उनकी गूंजती हुई आवाज ने कोर्टरूम के सन्नाटे को चीर दिया। वे शांत थे, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। योर ऑनर, मुझे रवि की बेगुनाही साबित करने के लिए किसी गवाह की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक ऐसा गवाह है जो कभी झूठ नहीं बोलता, एक ऐसा गवाह जिसने उस रात का हर एक पल देखा और महसूस किया। पूरी अदालत को लगा कि बाबा साहब कोई नया गवाह पेश करेंगे, लेकिन बाबा साहब ने अपनी जेब से वह पुरानी धूल से भरी दीवार घड़ी निकाली और उसे मेज पर रख दिया। द साइलेंट क्लॉक, बाबा साहब ने घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। योर ऑनर, यह घड़ी ही असली गवाह है। सरकारी वकील हंसने लगा। योर ऑनर, डॉक्टर अंबेडकर एक घड़ी को गवाह बना रहे हैं, यह तो हास्यास्पद है। बाबा साहब मुस्कुराए। उन्होंने घड़ी के मैकेनिज्म की तरफ इशारा किया। उन्होंने एक विचित्र और अद्भुत तर्क दिया। योर ऑनर, पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार प्रताप राय की मौत रात के 12:05 पर हुई थी, लेकिन इस घड़ी ने उस रात एक विचित्र काम किया। यह घड़ी ठीक 11:55 पर रुक गई थी। क्यों? क्योंकि इस घड़ी में एक खास मैकेनिज्म है। यह घड़ी हर 12 घंटे में एक बार एक खास तरह का चाइम बजाती है। जज ने हैरानी से पूछा, डॉक्टर अंबेडकर, घड़ी का रुकना और चाइम बजना, इससे रवि की बेगुनाही कैसे साबित होती है? बाबा साहब ने अपना मास्टर स्ट्रोक छोड़ा। योर ऑनर, यह घड़ी एक पुराने और दुर्लभ प्रकार की है। यह चाइम तब तक नहीं बजता जब तक कि घड़ी में चाबी न भरी जाए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह चाइम इतना तेज और गूंजने वाला है कि इसे हवेली के हर कमरे में सुना जा सकता है। पुलिस ने कहा कि रवि हवेली में मौजूद था, लेकिन किसी भी नौकर ने उस रात यह चाइम नहीं सुना। क्यों? अदालत में सन्नाटा छा गया। यह एक ऐसा सुराग था जिसे पुलिस ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। बाबा साहब ने जारी रखा, इसका मतलब यह है कि प्रताप राय की मौत से पहले ही घड़ी रुक चुकी थी, लेकिन घड़ी में तो चाबी भरी हुई थी। फिर घड़ी कैसे रुकी? इसे किसी ने जानबूझकर रोका था। और किसने? जिसने प्रताप राय को मार डाला। और क्यों? क्योंकि प्रताप राय को एक खास तरह का एलर्जी था। प्रताप राय को एक विशिष्ट प्रकार की गूंजती हुई आवाज से नफरत थी। बाबा साहब ने पुलिस रिपोर्ट का एक और पन्ना निकाला। प्रताप राय की डायरी में लिखा है कि उन्हें उस घड़ी के चाइम से नफरत थी और उन्होंने उसे हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया था। उन्होंने उस रात घड़ी में चाबी नहीं भरी थी, लेकिन घड़ी में चाबी भरी हुई पाई गई। क्यों? अदालत पूरी तरह से अवाक थी। बाबा साहब के तर्क इतने विचित्र और अकाट्य थे कि किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने एक एक करके पुलिस की हर दलील को अपने प्रचंड ज्ञान और तर्क से तार तार कर दिया। असली कातिल रवि नहीं है, योर ऑनर, बाबा साहब ने नाटकीय ढंग से कहा। असली कातिल वो है जिसने उस रात घड़ी में चाबी भरी थी, जिसने प्रताप राय की एलर्जी का फायदा उठाया और उस गूंजती हुई आवाज को प्रताप राय के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। असली कातिल कोई और नहीं बल्कि हवेली का वह रसूखदार नौकर राजू है, जो प्रताप राय की संपत्ति पर अपनी नजर गड़ाए हुए था और जिसने इस असंभव अपराध को अंजाम दिया। बाबा साहब ने राजू के खिलाफ एक और छोटा लेकिन महत्वपूर्ण सबूत पेश किया। घड़ी के मैकेनिज्म में राजू के फिंगरप्रिंट। राजू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उसकी असंभव पहेली को इस तरीके से सुलझा लेगा।
वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जज ने हथौड़ा पीटा और फैसला सुनाया। डॉक्टर अंबेडकर के प्रचंड ज्ञान और अकाट्य तर्कों को देखते हुए यह अदालत रवि को बाइज्जत बरी करती है और राजू को प्रताप राय की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रवि की मां दौड़कर बाबा साहब के चरणों में गिर पड़ी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू अब खुशी के थे। पूरे देश ने बाबा साहब की इस अद्भुत विजय को नमन किया। दोस्तों, यह कहानी केवल एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हम अक्सर लोगों की कीमत उनके बाहरी आवरण, उनकी जाति, उनकी गरीबी या उनके पद से तय करते हैं, लेकिन यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और विवेक की कोई जाति नहीं होती। दूसरी ओर सबसे अहम बात यह है कि जब आप पर कोई संकट आए, जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, तो घबराकर हार मत मानिए। सच्चाई को साबित करने के लिए किसी गवाह की जरूरत नहीं होती, केवल एक निडर और विचित्र तर्क शक्ति ही बहुत होती है। बाबा साहब ने इस कहानी में साबित कर दिया कि शिक्षा और बुद्धिमत्ता से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। उन्होंने जीवन भर अपमान सहा, लेकिन अपने ज्ञान का इस्तेमाल हमेशा शोषितों, वंचितों और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने के लिए किया। उनकी यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी पहेली हो, चाहे कितना भी असंभव केस हो, अगर आपके पास ज्ञान और करुणा है, तो आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। अहंकार इंसान को अंधा बनाता है, जबकि शिक्षा और विनम्रता इंसान को अजेय बनाती है। इसलिए अपनी शिक्षा पर निवेश करें, अपने ज्ञान को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं, क्योंकि जब समय परीक्षा लेता है तो काम आपके कपड़े या आपका रुतबा नहीं, बल्कि आपका ज्ञान और आपका विवेक ही आता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं, बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।